हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था बाबरनामा, ठीक है दोस्तों, उसका हमने पहला भाग देख लिया था और आज हम उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक प्रश्न देखेगा ज़रूर, अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी और दोस्तों आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं और यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो दोस्तों उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो बच्चा या स्टूडेंट कक्षा 12 में है या फिर वो बीए या एमए कर रहा है और पीएचडी वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ से जो यूजीसी नेट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं यूजीसी नेट के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों। और पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा भाग। इसका पहला भाग हमने अपलोड कर दिया है, आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न और देखते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है हमारा एल फ्लिस्टन, ठीक है। एल फ्लिस्टन ने किस ग्रंथ को, ठीक है दोस्तों, किस ग्रंथ को एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ बताया था, ठीक है दोस्तों। तो किस ग्रंथ को बताया था, यहाँ पर एक बार और ध्यान दे लेना नाम पर, ठीक है दोस्तों। नाम है एल फिनिस्टन, ठीक है दोस्तों। तो एल फिनिस्टन ने क्या कहा था, एल फिनिस्टन ने कहा था कि ये जो बाबरनामा है या तुजुक बाबरी है, ये एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, तो सही उत्तर है इसका दोस्तों बाबरनामा, ठीक है दोस्तों। बाबरनामा सही उत्तर है। तो एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ बाबरनामा है, ठीक है दोस्तों। यह बात किसी ने कही है, यह बात कही है एल फिनिस्टन, ठीक है दोस्तों। तो एल फिनिस्टन ने बाबरनामा को एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ बताया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं दोस्तों उसको भी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लैन पूल, ठीक है, लैन पूल ने बाबर की आत्मकथा की तुलना किन की आत्मकथा से की है, ठीक है दोस्तों। देखिए लैन पूल एक इतिहासकार था और इसने क्या किया, लैन पूल के अनुसार बाबर की जो आत्मकथा है एक अनमोल ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। और इसकी तुलना इसने संत आगस्टाइन और रूसो के स्वीकृत पत्रों से की है, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना यहाँ पर, मतलब इसकी जो तुलना की है संत आगस्टाइन और रूसो के स्वीकृत पत्रों से की है, ठीक है दोस्तों। और आत्मकथा से किसकी तुलना की है, ये पूछा है प्रश्न में। क्या पूछा है, लैन पूल ने बाबर की आत्मकथा की तुलना किन की आत्मकथा से की है, ठीक है। तो आत्मकथा से जो तुलना की है वो गिबन और न्यूटन की आत्मकथाओं से की जा सकती है, ठीक है। यह की जा सकती है, ऐसा उसने कहा है, ठीक है दोस्तों। तो लैन पूल ने न्यूटन की और गिबन, ठीक है दोस्तों, इन दोनों की आत्मकथा से की है, ठीक है, ये की जा सकती है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर है सही वह है दोस्तों ऑप्शन 4, 1 और 2, ठीक है। तो न्यूटन और गिबन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आत्मकथा की तो तुलना न्यूटन और गिबन से, ठीक है। और यदि बात करें पत्रों की, ठीक है, तो स्वीकृत पत्रों की अगर तुलना करें तो आगस्टाइन और रूसो, ठीक है दोस्तों। रूसो यहाँ पर है और आगस्टाइन, ठीक है, नाम भी लिख देता हूँ, चलिए ध्यान रहेगा। आगस्टाइन, ठीक है दोस्तों। तो ये दो हैं रूसो और आगस्टाइन, ठीक है। इनके पत्रों से क्या किया, तुलना की है। और आत्मकथा की तुलना किससे की है, बाबर की आत्मकथा से न्यूटन और गिबन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए दोस्तों, अपनी आत्मकथा में
ठीक है। अपने आत्मकथा में क्या है, डीबीटी का उल्लेख किसने किया है, ठीक है दोस्तों। तो उसने मतलब किसने किया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बाबर ने किया है, ठीक है। और यहाँ पर कब किया है, यहाँ पर जब किया है जब वो भारत के लोगों की क्या बता रहा था, बात बता रहा था, ठीक है। वो कह रहा था कि न तो यहाँ मदरसे है, न समा है, न मसाल है, ठीक है। समा और मसाल की जगह यहाँ क्या है, बहुत से मैले कुचले लोगों का एक समूह होता है, ठीक है दोस्तों। मैले कुचले लोगों का एक समूह, ठीक है दोस्तों। और उसे क्या बोलते हैं, डीबीटी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, डीबीटी, जो हाथ में मोमबत्ती की नोक के समान वस्तुएं लिए रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मसाल और समा की जगह बोला है ने मेले कुचले लोगों का एक समूह होता है जो डीबीटी कहलाते हैं, जो हाथ में मोमबत्ती की नोक के समान वस्तु लिए, ठीक है, मोमबत्ती की नोक के समान, ठीक है दोस्तों। तो अपने आत्मकथा में डीबीटी का उल्लेख किसने किया है, तो ये किया है दोस्तों बाबर ने, ठीक है। और किन के लिए किया है, ये कौन है, ये मेले कुचले, मेले कुचले लोग, ठीक है दोस्तों। तो डीबीटी मतलब मेले कुचले लोग जो हाथ में मोमबत्ती लेकर रखते, मोमबत्ती के समान नोक में एक वस्तु रखते हैं, ठीक है, जिससे प्रकाश होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा कि, ठीक है, किसने कहा कि भारत में न अच्छे कुत्ते हैं, न घोड़े हैं, न अंगूर होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब बाबरनामा में बाबर अपनी क्या लिख रहा था, भारत के बारे में लिख रहा था, तो वो लिखता है कि न यहाँ अच्छे घोड़े होते हैं, न अच्छे कुत्ते होते हैं, न अंगूर होता है, ठीक है, न तरबूज है, न उत्तम मेवे हैं, न यहाँ बर्फ़ मिलती है, न ठंडा जल मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये किसने कहा है, तो ये सही जवाब है, बाबर ने कहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चलिए देखते हैं इसे भी। हिंदुस्तान का एक बड़ा गुण यह है कि यहाँ असंख्यक व अत्यंत कारीगरों का देश है। यह कथन किसका है, ठीक है दोस्तों। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन बाबर का है। और बाबर ने अपनी बाबरनामा में क्या किया है, वर्णन किया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसने वर्णन किया है बाबर ने अपनी बाबरनामा में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर लोग कबीले में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। कहाँ रहते हैं, कबीले में रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वाले काफिर को हिंदू कहते हैं, यह कथन किसे कहा है, यह किसने कहा है, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी वाले काफिर को हिंदू कहते हैं, मतलब जो हिंदी बोलता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हिंदुस्तान के निवासियों का वर्णन करते हुए लिखता है कि हिंदी वाले काफिर को हिंदू कहते हैं। यहाँ लोग बस्तियों व ग्रामों में रहते हैं, उनके भी नाम कबीलों संभवतः जाति के नाम पर जो कबीले हैं वे नाम होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ जितने भी शिल्पकार हैं उनके पिता व पितामह मतलब दादाजी भी पीढ़ियों से वही कार्य करते चले आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से वो बताता है, ठीक है। तो हिंदी वाले काफिरों को हिंदू कहते हैं, ठीक है। ये कथन बाबर का है, ठीक है दोस्तों, बाबर का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के अनुसार भारत कितनी जलवायु में नहीं बटा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बताना है नहीं बटा है, कितनी जलवायु में नहीं बटा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जब हिंदुस्तान का वर्णन करता है बाबरनामा में बाबर, तो बाबर कहता है कि हिंदुस्तान संबंधी विवरण अत्यंत सजीव है। हिंदुस्तान बड़ा लंबा चौड़ा देश है, यह मनुष्य व उपज से परिपूर्ण है। हिंदुस्तान पहली, दूसरी व तीसरी इकलीमों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उसने शब्द किया है जलवायु की जगह इकलीमों, ठीक है दोस्तों, इकलीमों, ठीक है दोस्तों। इसका उसने वर्ड यूज किया इकलीमों मतलब जलवायु, ठीक है, में स्थित है।
इसका कोई भी भाग चौथी जलवायु में नहीं है। यह बड़ा आश्चर्यजनक देश है और यदि हम अपने देशों से इसकी तुलना करें तो यह एक अन्य ही संसार ज्ञात होता होगा। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, जंगल, नगर, खेत, पशु, वर्षा व वायु सभी विभिन्न हैं। सिंधु नदी पार करते ही सभी बातें हिंदुस्तानी सी प्रतीत होने लगती है। भूमि, जल, वृक्ष, चट्टान आदि समूह, आचार, विचार एवं प्रथाएं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वो वर्णन करता है बाबरनामा। ठीक है, तो बाबरनामा के अनुसार भारत कितनी जलवायु में नहीं बटा है? तो भारत चौथी जलवायु में नहीं बटा है। ठीक है दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी में बटा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हाँ, एक बार बता दूं, पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी है? जैसे पहली सर्द ऋतु मान सकते हैं आप, दूसरी वर्षा और तीसरी ग्रीष्म। ठीक है, 3 मौसम होते हैं, गर्मी, वर्षा और ठंड। ठीक है, तो 3 जलवायु बाबर ने बता दी। ठीक है, चौथी जलवायु में नहीं है भारत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचले लोगों का समूह क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर कुचले लोगों का समूह हमने पहले बताया था। ठीक है, मतलब कुचले मतलब मेले कुचले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेले कुचले। ठीक है, मेले कुचले लोगों का समूह, तो ये कहलाता है दोस्तों डी-बटी। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? डी-बटी। इसके बारे में हमने पहले प्रश्न में बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बाबरनामा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो बाबरनामा है, बाबर के जीवन के 18 वर्षों का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, 18 वर्षों का। तो देखिए बाबरनामा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है दोस्तों, बाबरनामा में कोई पृथक्करण या परिचयात्मक टिप्पणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रारंभ भाग बहुत ही अव्यवहारिक ढंग से बाबर के परगना के तट पर बैठने से शुरू होता है और उसके आखिरी बार समरकंद छोड़ने पर ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कहाँ से होता है? बाबर के परगना के तख्ते पर बैठने से। ठीक है, और अंत समरकंद के छोड़ने से पर। ठीक है, और दूसरा जब उसने समरकंद छोड़ने से शुरू होकर हिंदुस्तान के आखिरी हमले पर समाप्त होता है। ठीक है, और तीसरा भाग हिंदुस्तान के हालात से संबंध है। पुस्तक का अंत अचानक एक परिच्छेद से होता है। बाबरनामा में समय के जो अंतराल है वह है 1503 से 4, 1508 से 19। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों मैं। पहला है 1503 से 4। ठीक है, दूसरा है 1508 से 19। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 1520 से 1525। ठीक है दोस्तों, तो सब पूरा करने के लिए हमें मिर्ज़ा हैदर दोगल की तारीख़ रसीदी और गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा और अहमद यादगार की तारीख़ शाही का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमें बाबरनामा को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो लेकिन इसका एक बार बता दूं, बाबरनामा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों उसको सही उत्तर क्या है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये हमने पहले बताया, तो ऑप्शन हमारा 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के बाज़ार में अच्छी तंदूर या रोटी नहीं मिलती है? ठीक है दोस्तों, तो किस देश के बाज़ार में? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब ये भारत का वर्णन कर रहा था, ठीक है दोस्तों, तो जब ये कहता है यहाँ पर ना अच्छे मेवे मिलते हैं, ना बर्फ़ मिलती है, ना ठंडा मिलता है जल, तो ये कहता है कि यहाँ के बाज़ारों में न तो अच्छी तंदूर मिलती है, मतलब तंदूर मतलब रोटी मिलती है, और न यहाँ हमाम, मतलब हमाम का मतलब क्या होता है मैं माम। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमाम। ठीक है, हम माम, इसका मतलब होता है गर्म स्नानागार। ठीक है दोस्तों, जिसे आज के समय कहते हैं गीजर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या नहीं मिलता है? ना हमाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह गर्म स्नानागार है, गर्म स्नानागार।
नागार, मतलब आज के समय में गीजर बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो किस देश के बाज़ार में अच्छी तंदूर रोटी नहीं मिलती हैं? तो भारत के बाज़ार में बाबर कहता है कि अच्छी तंदूर नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में एक दिन में कितनी बार वर्षा होने की बात कही है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब बाबर हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत प्रभावित हुआ और उसने लिखना शुरू किया, ठीक है दोस्तों, तो लिखता है कि यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की हवा बड़ी उत्तम होती है, कभी कभी दिन में 10, 15 व 20 बार तक वर्षा हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिमी हवा के लगातार चलने से यहाँ मिट्टी धूल बढ़ जाती है, लोग इस हवा को आंधी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसने वर्णन किया है। तो उसने कहा है कि एक दिन में कितनी बार वर्षा हो जाती है, कभी कभी 10 बार भी, 15 बार भी और 20 बार भी। ठीक है, तो उसका सही जवाब है सभी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक जरूर देखिएगा, जो आपको और कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने भीरा से बिहार तक का कितना राजस्व विवरण दिया है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाबर ने अपने अधिकारमाई प्रदेशों का राजस्व का ब्यौरा भी दिया है बाबरनामा में। वह लिखता है कि भोरा से बिहार तक जो प्रदेश इस समय मेरे अधीन है उसकी जमा राजस्व 52 करोड़ है। इसमें से 8 या 9 करोड़ उन रायों या राजाओं के परगनाओं से प्राप्त होते हैं जो बहुत समय पूर्व से आज्ञाकारी है और जिन्हें यह परगने अस्थायी रूप से दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बताता है? 52 करोड़। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 52 करोड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा में कितने हिंदू राज्य का विवरण दिया है? तो बाबर ने 2 हिंदू राज्यों का विवरण दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा में कितने मुस्लिम राज्य का विवरण दिया गया है? तो दोस्तों 5 मुस्लिम राज्यों का विवरण दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने बाबरनामा में किस पशु को सर्वोत्तम बताया है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाबर ने किस पशु को सर्वोत्तम पशु बताया है। चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए बाबर क्या था? प्रकृति प्रेमी था। ठीक है दोस्तों, और उसने विस्तार से भारत की वनस्पतियों व प्राणियों का वर्णन किया है। वह हिंदुस्तान के पशुओं में हाथी को क्या बताता है? सर्वोत्तम। ठीक है दोस्तों, किसको बताता है? हाथी को। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हाथी सही होगा। ठीक है दोस्तों, हाथी। ठीक है, वो आगे लिखता है इसी के साथ के फलों में वह केले, बेर, इमली, जामुन, नारियल, आम आदि का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। चलिए इसको देख लेते हैं। बाबर ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को किस वस्तु की शराब इकट्ठा करते देखा है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। बाबर ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और उसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, तो बाबरनामा में इसका विधि का भी, ताड़ी का वर्णन का विधि का भी वर्णन किया है। तो दोस्तों खजूर और ताड़, ठीक है, इन दोनों की क्या देखी है? खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा है ग्रामीणों को। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो खजूर और ताड़ की शराब इकट्ठे देखा है। कहाँ पर देखा है? बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।